नमस्कार। आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत के जो बड़े प्रश्न हैं, हमने जो मॉडल पेपर हल किया था उसमें छोटे वाले सारे प्रश्न हम कर चुके थे और बड़े प्रश्न जो हमारे बचे थे खंड ब से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उन्हीं को लेकर के मैं आया हूँ और ये इतने शानदार प्रश्न हैं कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले 100% प्रश्न हैं, क्योंकि ये प्रश्न पिछले 5 वर्षों के जो पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर्स के, उन पेपर्स को देख करके मैं आपके लिए लाया हूँ और उसमें बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो बिल्कुल उत्तर के साथ शानदार तरीके से तैयार किए हुए प्रश्न हैं। जिनको बड़े प्रश्न देखने हैं वही बच्चे इसमें रुकेंगे। छोटे वाले प्रश्न हमने 250 कर लिए हैं। आप हमारे बाकी जो वीडियोस हैं वो देख लीजिए। तो प्रश्न है चौथा हमारा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण 1969 के कोई 3 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। क्यों राष्ट्रीयकरण किया था, क्या उद्देश्य क्या था आखिर सरकार का कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। तो पहली बात तो आपको ये समझनी है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण में हुआ था वो 1969 में हुआ था और दूसरा जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1980 में हुआ था। प्रथम चरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और दूसरे चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब यहाँ पे पहले चरण के पूछा है तो हम इसके 3 उद्देश्य बताएंगे। तो पहला उद्देश्य है बैंकिंग सेवाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक करना। अब देखो इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। भाई बैंकों का काम क्या है? बैंकों का काम है लोगों के पैसे लेना, मतलब जमा करना, या फिर लोगों को ऋण उपलब्ध कराना, यही तो काम होता है। तो अगर शहरों में बैंक हैं तो फिर ग्रामीण लोगों को सुविधा नहीं मिल पाएगी। तो यही सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराने के लिए इन बैंकों का विस्तार करना था। तो विस्तार जो है वो सरकार के अगर हाथ में रहेगा तो ही हो पाएगा। पूंजीपति गाँव में क्यों जाएंगे? तो एक उद्देश्य तो ये था कि जो बैंकिंग सेवा हैं उनका ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रसार करना, विस्तार करना। दूसरा था कृषि और लघु उद्योगों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराना। अब खेती बाड़ी का काम ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, छोटे छोटे उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, बड़े उद्योग बड़े शहरों में होते हैं। तो इन छोटे उद्योगों और साथ ही साथ कृषि के लिए लोगों को, किसानों को, छोटे उद्यमियों को ऋण उपलब्ध हो जाए, उसके लिए भी जो है वो आवश्यकता थी। और साथ ही साथ देश की आर्थिक शक्ति को कुछ ही हाथों में केंद्रित होने से रोकना, क्योंकि अगर निजीकरण होता तो जो बड़े पूंजीपति थे उन्हीं का लाभ होता, उन्हीं को लाभ होता, तो छोटों को लाभ नहीं मिल पाता। तो इसमें सरकार ने सभी को जो है इसका फायदा पहुंचाने के लिए इसका राष्ट्रीयकरण किया था। तो ये इसके 3 प्रमुख उद्देश्य हमने लिख दिए। अगला प्रश्न देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 100% आपका हरित क्रांति से रिलेटेड एक प्रश्न अवश्य बनेगा। और जो बनने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आपके लिए लाए हैं कि हरित क्रांति क्या होती है, हरित क्रांति किस क्षेत्र में हुई। ये सारे प्रश्न हम छोटे वाले प्रश्नों में कर चुके हैं। बड़े प्रश्नों में कैसा प्रश्न बनेगा वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव संक्षेप में बताइए। भाई अभी तो देखो सकारात्मक प्रभाव हम देख रहे हैं, इसके बाकी इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उसके लिए हम और भी आगे आपके लिए 1-2 सीरीज लाने वाले हैं मॉडल पेपर्स की। तो उसमें बाकी वाले प्रश्नों को हम कवर कर लेंगे। तो अभी फिलहाल हम देखेंगे इसके अच्छे प्रभाव क्या थे। तो हरित क्रांति से भारत खाद्यान्न उत्पादन विशेष करके गेहूं और चावल में आत्मनिर्भर बना। इससे किसानों की आय में वृद्धि हुई, कृषि का आधुनिकीकरण हुआ और भूखमरी की समस्या काफ़ी हद तक कम हुई। ये इसके सकारात्मक प्रभाव थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि उस समय भारत के पास में ज़्यादा खाद्यान्न नहीं था, भारत को अमेरिका पर या विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो अमेरिका अपनी शर्तों के अनुसार भारत को खाद्यान्न देता था, वो भी घटिया किस्म का या और बहुत सारी शर्तें लगा करके। तो सबसे पहली जरूरत तो थी भारत में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा करके भारत जो है वो आत्मनिर्भर हो जाए। दूसरा था कि अगर हमारे यहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होगा तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी, इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। तीसरा ये था कि हमारे यहाँ पर कृषि का आधुनिकीकरण हो जाएगा। जो किसान परंपरागत तरीके से खेती करते थे वो मेहनत ज़्यादा करते थे, मुनाफा कम होता था। तो अब हरित क्रांति से हमारे कृषि में आधुनिक तकनीकी मशीनों और साथ ही साथ जो उन्नत किस्म के बीज थे उन बीजों का प्रयोग जो है वो होने लगा। और अगर इतना उत्पादन बढ़ेगा तो भूखमरी की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजीव गांधी काल में हुई संचार क्रांति पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए। ध्यान रखना जब आप पेपर देने जाओगे ना उस समय मुझे याद करोगे क्या प्रश्न करवाए थे सर ने। तो इसलिए बता रहा हूँ बार बार, सारे शानदार प्रश्न है, अच्छी तरह से तैयार करके जाना।
राजीव गांधी को भारत में संचार क्रांति का जनक माना जाता है। देखो छोटा प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है कि भारत में संचार क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो अगर राजीव गांधी ऑप्शन है तब तो आपको राजीव गांधी करना है, अगर राजीव गांधी ऑप्शन नहीं है तो आप सैम पित्रोदा को लिखोगे, ठीक है ना। सैम पित्रोदा जो कि राजीव गांधी के शासनकाल में इनके सहायक थे, उन्होंने सैम पित्रोदा के सहयोग से सी डॉट की स्थापना की। यही सैम पित्रोदा। अगर दोनों में से जो ऑप्शन हो ना छोटे वाले प्रश्नों में, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको करना है, जिससे देश के गांव-गांव तक पीसीओ बूथ खुले और टेलीफोन आम आदमी तक पहुंचा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक से जहाँ से बड़े प्रश्न बनने की संभावना थी, क्योंकि जिस टॉपिक से जितने नंबर के प्रश्न बने उसके अकॉर्डिंग हमने शानदार तरीके से तैयार किए हुए ये प्रश्न है कि 1986 की नई शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो अब देखो हमारे यहाँ की जो नई शिक्षा नीति थी 1986 वाली, तो 1986 की नीति में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के तहत स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया, ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई और 10+2+3 का ढांचा लागू किया गया। ये 3 चीज़ें आपको लिखनी है कि भाई हमारी जो नई शिक्षा नीति थी ना, इसका उद्देश्य क्या था, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो मुख्य विशेषताओं में पहली तो आपको ये करनी है कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड चलाया था सरकार ने इस शिक्षा नीति के तहत। तो इसका उद्देश्य क्या था, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के तहत जो विद्यालय थे उन विद्यालयों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि पहले हमारे यहाँ पेड़ों के नीचे कक्षाएं लगती थी, विद्यार्थी पढ़ते थे, गुरुजी आते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, बस आधुनिक जो सुविधाएं थी वो नहीं थी। तो पहली बात तो ये। दूसरी, जो ग्रामीण प्रतिभाशाली बालक थे उनको सरकार ने परीक्षा के माध्यम से उनका जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालयों में एडमिशन करवाया गया और जवाहर नवोदय विद्यालय में निःशुल्क 12वीं तक उनके शिक्षा उपलब्ध कराई थी सरकार ने, और बहुत ही शानदार क्वालिटी एजुकेशन जो वो सरकार दे रही थी और आज भी दे रही है। और तीसरी थी कि हमारे यहाँ शिक्षा का जो ढांचा था पहले वो अलग टाइप का था, जिसे बदल करके 10+2+3 यानी 10वीं, उसके बाद 2 साल में 12वीं और फिर 3 साल का ग्रेजुएशन ये सिस्टम किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है, संक्षिप्त में समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में है। यह विवाद कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के है, जिसके लिए एक न्यायाधिकरण का गठन भी किया गया है। तो जैसा प्रश्न पूछा था उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है, जो हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, आधार योजना ने सरकारी लाभ वितरण को कैसे सुगम बनाया। तो आधार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी को संभव बनाया। इससे सब्सिडी, पेंशन और छात्रवृत्ति का पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाता है, जिससे बिचौलियों का रोल खत्म हो गया और भ्रष्टाचार में कमी आई। नेक्स्ट प्रश्न है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी को एक देश एक कर क्यों कहा जाता है। ध्यान से समझना है, बिल्कुल प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि जीएसटी लागू होने से पहले देश में कई तरह के अप्रत्यक्ष कर जैसे वेट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स लगते थे। जीएसटी ने इन सभी को मिलाकर के पूरे भारत में एक समान कर प्रणाली लागू कर दी, इसलिए इसे एक देश एक कर कहा जाता है। बाकी जो जितने भी टैक्स थे ना वो सारे खत्म हो गए, अब केवल जीएसटी लगता है और जीएसटी पूरे भारत में समान दर से लागू होता है। तो इसलिए एक देश एक टैक्स, बस बाकी सारे टैक्स खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, भूमि सुधारों के अंतर्गत हदबंदी कानून क्या था। तो हदबंदी कानून के तहत किसी एक व्यक्ति या परिवार द्वारा रखी जा सकने वाली कृषि भूमि की अधिकतम सीमा तय कर दी गई थी। सीमा से अधिक भूमि को सरकार अपने कब्जे में लेकर भूमिहीनों में बांट देती थी। समझ में आया ना कि अगर मान लो किसी व्यक्ति के पास में जो जमींदार थे, बड़े सामंत थे, उनके पास बहुत ज़्यादा भूमि थी, तो सरकार ने उनकी भूमि को अपने अधिकार में ले लिया और जिनके पास बिल्कुल भी भूमि नहीं थी उनको बांट दिया था, क्योंकि इसकी एक सीमा तय कर दी कि भाई उस सीमा से ज़्यादा भूमि अगर किसी के पास है तो वो सरकार को देनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं। तो गरीबी रेखा आय या उपभोग का वह न्यूनतम स्तर है जिससे कम होने पर व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान पूरी नहीं कर सकता है। भारत में इसका निर्धारण कैलोरी उपभोग ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 और मासिक खर्च के आधार पर होता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है गुजराल सिद्धांत क्या है। तो देखो 1996 में विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत कहता है कि भारत को अपने छोटे पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश, भूटान की मदद बिना किसी अपेक्षा के करनी चाहिए ताकि अच्छे संबंध बने रहे। यानी हमारे जो पड़ोसी हैं, छोटे छोटे जो देश हैं, उनकी भारत को हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए ताकि हमारे उनके साथ अच्छे संबंध बने रहें। तो ये था गुजराल सिद्धांत। और इस तरीके से हमने अभी फिलहाल सेक्शन बी किया है बच्चों, सेक्शन सी और सेक्शन डी अभी बाकी है। अगर आप कहते हो कि सर सेक्शन सी भी करा दीजिए या नेक्स्ट वीडियो करा दीजिए, नेक्स्ट क्लास करा दीजिए, आप मुझे कमेंट डाल देना, तो मैं आपको नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसका वो भी करा दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे आपकी परीक्षा के लिए। एग्जाम से पहले एक बार कंप्लीटली तैयार करके जाइएगा। और जिनको कंप्लीट डिटेल अगर पढ़ना हो ना, चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन हमने छोटे वाले 50-50 प्रश्न हर टॉपिक से, तो वो लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिलेगा या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारे सभी वीडियोस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को हाइप करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, थोड़ा सा उनकी भी हेल्प करिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ना स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता या कहीं बिल्कुल नहीं मिलता। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने आज तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा उनकी हेल्प हो जाएगी, वो भी परीक्षा में लिख पाएंगे, उनकी दुआएं, उनकी आशीष आपको मिलेगी। इसलिए वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।